नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के सियासी दिल उत्तर प्रदेश में, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों की नजर से कि एक बेहद मुश्किल चुनाव असल में जीता कैसे जाता है। तो हमारा मैदान है डिडरगंज। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये वो चुनावी रणभूमि है जहां हर वोट के लिए जंग होती है और जहां हर समुदाय की अपनी एक कहानी है जो सियासी हवा का रुख मोड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कांटे की टक्कर वाली सीट को जीतने का नुस्खा क्या है? और यकीन मानिए, इसका जवाब बड़ी बड़ी रैलियों या ऊंचे नारों में नहीं है। नहीं, असली जवाब तो आंकड़ों में छिपा है। तो चलिए एक गेटा जासूस की तरह इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं, और हमारी तहकीकात का जो पहला और सबसे अहम सुराग है वो है वहां के लोग, वहां के मतदाता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55%। पिछले 3 चुनावों से लगभग इतने ही लोग लगातार वोट डालने आ रहे हैं। अब ये सुनने में एक साधारण आंकड़ा लग सकता है, पर यह बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि यहाँ के वोटर अपने हक को लेकर सजग हैं, और उनके वोटिंग के तरीके में एक पैटर्न है, एक ऐसी लय है जिसे अगर सही से समझा जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। और ये है 2022 के नतीजों की ताज़ा तस्वीर। समाजवादी पार्टी 37% वोट के साथ सबसे आगे, भारतीय जनता पार्टी 30.3% के साथ दूसरे नंबर पर, और बहुजन समाज पार्टी 23.4% पर। तो ये है आज की जमीनी हकीकत, और हमारे विश्लेषण का शुरुआती बिंदु भी यही है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एक चुनाव का नतीजा देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना एक बड़ी गलती होगी। असल कहानी, असली राज, वो तो ट्रेंड में छिपा होता है, यानी वक्त के साथ इन पार्टियों की ताकत में जो उतार चढ़ाव आया है उसमें। और ये ग्राफ उस पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कैसे ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आखिर में उन्होंने वापसी कर ली। दूसरी तरफ बीजेपी ने भले ही धीरे धीरे पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। पर जो सबसे बड़ी कहानी है वो है बीएसपी के वोट बैंक का खिसकना। और ये जो वोट खिसका, जाहिर है इसका सीधा फायदा बाकी 2 पार्टियों को मिला। और बस इसी एक बदलाव ने डिडरगंज की पूरी सियासत का खेल ही बदल दिया। जो सीट पहले एक त्रिकोणीय मुकाबला मानी जाती थी, मतलब जहां 3 बड़ी पार्टियां एक दूसरे का वोट काटती थीं, वो 2022 आते आते सपा और बीजेपी के बीच एक सीधी लड़ाई में तब्दील हो गई। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और यही हमें एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट, उनकी आवाज कितनी अहमियत रखती है। जब वो अपनी राय जाहिर करते हैं तो वो सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, बल्कि पूरे सियासी समीकरण को एक नई दिशा देते हैं। तो फिर सवाल ये है कि जीत और हार का फैसला आखिर होता कैसे है? देखिए, यहाँ चुनाव पार्टियों के नाम से ज्यादा सामाजिक समीकरणों पर लड़ा जाता है। ये सीट ओबीसी और एससी समुदाय, खासकर राजभर समाज के दबदबे वाली है। इसका मतलब साफ है, जिस पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सटीक बैठ गया, जीत की चाबी उसी के हाथ लगेगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वोट शिफ्ट हो रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों ये वोटर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी के पास क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी आंकड़ों के शोर से बाहर निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकना होगा, उनकी परेशानियों को, उनकी उम्मीदों को समझना होगा। और जब हम जमीन पर उतरते हैं तो लोगों को परेशान करने वाले मुद्दे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी, फिर खेती का संकट यानी फसल का सही दाम न मिलना और बढ़ता हुआ कर्ज, उसके बाद कमर तोड़ देने वाली महंगाई, और आखिर में खराब सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये वो चिंगारियां हैं जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकती हैं। तो आइए इस स्थिति में एक मुख्य दावेदार की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका अपना मजबूत राजभर ओबीसी वोट बैंक। पर कमजोरी? अगर बीएसपी मैदान में उतरी तो यही वोट बढ़ जाता है। उनके लिए मौका क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों में जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसे भुनाना। और सबसे बड़ा खतरा, सामने वाली पार्टी यानी बीजेपी का मजबूत संगठन और उनके संसाधन। अब देखिए, जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, वोटिंग का पैटर्न, सामाजिक समीकरण और लोगों की असली परेशानियां, तो धीरे धीरे जीत का एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हमारे सामने बनने लगता है। और ये ब्लूप्रिंट 90 दिनों की एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीति की शक्ल लेता है। देखिए कैसे। पहले 30 दिन
सिर्फ जमीनी संगठन को फिर से एक्टिवेट करना और लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनना, कुछ और नहीं। अगले 30 दिन उन्हीं शिकायतों और मुद्दों पर छोटे छोटे बिल्कुल टारगेटेड अभियान चलाना, और फिर आखिरी 30 दिन पूरी ताकत के साथ बड़े पैमाने पर लोगों से मिलना जुलना और ये पक्का करना कि वोटिंग वाले दिन वो घर से निकलकर बूथ तक जरूर पहुंचें। तो इस पूरे डेटा मंथन का निचोड़ क्या है? 4 बातें, 4 मजबूत स्तंभ। पहला, एक ऐसा उम्मीदवार जो स्थानीय हो, लोगों से जुड़ा हो और राजभर ओबीसी समुदाय से आता हो। दूसरा, गठबंधन ऐसा हो कि सरकार विरोधी वोट बंटने ना पाएं। तीसरा, प्रचार का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकरी, खेती और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आखिरी दिन के लिए हर एक बूथ पर आपका मैनेजमेंट एकदम फौलादी होना चाहिए। और ये सब करते हुए ये याद रखना जरूरी है कि हर वोटर की जानकारी और उनकी निजता का सम्मान हो। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की सहमति सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी। इस तरह के विश्लेषण का मकसद सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन तैयार करना नहीं है। नहीं, इसका असली और बड़ा मकसद ये है कि चुनाव के बाद इसी डेटा का इस्तेमाल करके एक ऐसी सरकार दी जाए जो लोगों की समस्याओं को वाकई में समझे और उन्हें हल करे। और ये हमें इस चर्चा के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आंकड़ों पर आधारित एक चुनावी अभियान वाकई में एक ऐसा नेतृत्व तैयार कर सकता है जो जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो, ज्यादा जिम्मेदार हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा, और इस पर सोचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है।